आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12। चैप्टर 12 का ये भाग 5 है। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग इससे पहले वाले भाग में क्या बात की थी, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और ये सभी जो गुप्त वंश के राजा हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 6 गुप्त वंश के राजा के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ ली। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, इनके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लेते। इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था, फरियान। आया, बहुत कुछ यहाँ से एकत्र किया, बहुत सारे जगहों पर घूमा जो बौद्ध स्थान वाले जगह थे, जहां जहां बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जगह थे, जैसे कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, बोध गया, राजगीर, ये सारे जगहों पर, नालंदा, ये सारे जगहों पर उसने घूमा। और जो भी उनको उसको एकत्र करने थे, जैसे त्रिपिटक उसको एकत्र करने थे, त्रिपिटक यहाँ पर कुछ उसके पास जो त्रिपिटक थे वो पूरा त्रिपिटक उसके पास नहीं था, तो वही एकत्र करना चाहता था यहाँ से और बौद्ध ग्रंथों को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। तो यहाँ से फरियान आया तो इधर पहाड़ी वाले रास्ते से था, लेकिन समुद्र के रास्ते कहां पर पहुंच गया, अपने चाइना में पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा बना वो कुमारगुप्त बना। कौन बना? कुमारगुप्त राजा बना। अब देखिए, जब कुमारगुप्त राजा बना तो ये राजा बनते ही इसने देखिए ज्यादा कुछ तो बड़ा बड़ा कार्य नहीं किया, ज्यादा कुछ भवंडर तो नहीं, भवंडर समझते हैं ना, ज्यादा कुछ तूफान तो नहीं मचाया, लेकिन जो तूफान मचाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको शांत भी ना होने दिया। मतलब ज्यादा कुछ बाहरी क्षेत्रों को तो न जीत पाया, लेकिन जो क्षेत्र जीते हुए थे उसको हारा भी नहीं। मतलब एक ठीक ठाक युग के शासक कह सकते हैं, बचा कर रखने वाला, अपने साम्राज्य को बचा कर रखा। और एक दो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, और इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, जानकारी के लिए इसने 13 गो अभिलेख लिखवाया। ध्यान रखिए, अभिलेख तो बहुत सारे लिखवाए होंगे, लेकिन मिला 13 गो है अभिलेख। 13 गो अभिलेख लिखवाया है। उसके बाद ये इसकी जानकारी के 15 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाया है। स्वर्ण सिक्का समझ लीजिए, 15 प्रकार के इसमें स्वर्ण सिक्के चलाए हैं। और उसके बाद बात करें तो ये 3 प्रकार के रजत सिक्का, 3 प्रकार के रजत सिक्का भी चलाया था। 3 प्रकार के रजत सिक्का, उसके बाद फिर तांबा का सिक्का भी चलवाया। मतलब इन सभी सिक्कों से, अब जब सिक्के अभी मिलते हैं, अब देखिए इन सिक्कों से इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इन सिक्का ये अभिलेख मिलता है तो पता चलता है कि किसने चलवाया था, कुमारगुप्त ने, और इसके कार्यों के बारे में चर्चा मिलती है। जिस तरह से प्रशासनिक कार्य सब कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, वैसे कुमारगुप्त के समय भी ठीक ठाक वैसे ही रहा। कुमारगुप्त ने एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आपने देखा होगा ना, नालंदा विश्वविद्यालय देखा तो होगा ही। कहां पर है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुने हैं? विश्वविद्यालय जो कि अब खंडहर बन चुका है। बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था, जलवा दिया था, पूरा नष्ट कर दिया था। ये बनवाने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। जब नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा था तो बहुत दूर में बना हुआ है। आप अभी भी जाएंगे तो सभी जगहों के जो कनिंघम थे, आपको पता है जब इतिहास ढूंढा जा रहा था तो उस समय अंग्रेजों के भारत पर शासन था, और उस समय जो निदेशक थे वो कनिंघम थे। तो कनिंघम द्वारा ही खोजा गया था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष कनिंघम द्वारा ही खोजा गया था। अब आप कहेंगे कि अवशेष कैसे बन गया, तो चलिए अभी कहानी सुनाते हैं। कुमारगुप्त ने विश्वविद्यालय को बनवा दिया। बनवाने के बाद यहाँ पर अब बताइए उस विश्वविद्यालय के खर्च कैसे चलेगा। जैसे इस समय जो सरकारी होते हैं विश्वविद्यालय होते हैं या स्कूल होता है, इस सबका खर्च कौन चलाता है? सरकार। खर्च उसका सरकार चलाती है, और जो बच्चे के कॉपी किताब का पैसा लगता है वो बच्चे खुद कॉपी किताब का मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर था कि जो एक बार पढ़ने इसमें आ गया, छात्रावास की भी सुविधा दी जाती थी। छात्रावास यानी कि हॉस्टल मतलब रहने की, बच्चों के रहने की भी सुविधा, सब कुछ निःशुल्क था। ध्यान रखिएगा, रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री, पढ़ना सब कुछ फ्री था। तो बताइए इतना फ्री कैसे हो सकता है? आखिर पैसा तो लगेगा ना रहने में, खाने में, टीचर को भी सैलरी देना पड़ेगा। और देखिए टीचरों की संख्या, यहाँ पर जो शिक्षक थे उनको आचार्य कहा जाता था। शिक्षक कुल 2000 थे, 2000 के लगभग में थे। और जो यहाँ पर छात्र थे, छात्र पढ़ने वाले, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ लिखे? ऊपर लिख देते हैं। जो छात्र थे पढ़ने वाले, इधर लिख देते हैं। जो छात्र यहाँ पर पढ़ने वाले थे उनकी जो संख्या थी वो 10,000 थी। ध्यान रखिएगा
कितने दी? 10,000। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय चल रहा था। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान यानी महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान कौन है? यहाँ पर सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, आपको चिकित्सा से संबंधित सभी तरह की शिक्षा, लेकिन मुख्य रूप से जो फोकस रहता था महायान के प्रति, यानी बौद्ध धर्म में जो दो गो संप्रदाय में आपको पता है बट गया था बौद्ध धर्म, एगो हीनयान एक महायान। तो यहाँ पर महायान की पढ़ाई बहुत अच्छा से होती थी, यानी महायान के बारे में, बौद्ध धर्म के महायान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती थी। ये कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई, बहुत अच्छा से चल रहा था। अब चलेगा कैसे? अब राजा कितना पैसा देते थे इसको चलाने के लिए? तो 200 गांवों को दान में दिया गया था। कितना गांव? 200 गांवों का दान का मतलब क्या? राजा ने 200 गांव दे दिए थे इस विश्वविद्यालय के दान में। मतलब 200 गांव से जितना भी टैक्स आएगा, अनाज मतलब अनाज जितना कुछ भी आएगा सब किसका हो जाएगा? आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग 200 गांव में मैनेज कर लीजिएगा। और उस समय टैक्स बहुत ज्यादा लगता था। ऐसे नॉर्मली इस समय टैक्स कहाँ कुछ लग रहा है, देखिए ऐसे पैसे पर टैक्स लग रहा है। और उस समय तक क्या था, खेतों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। मान लीजिए जितना अनाज हुआ ना, अधिकतर अनाज के अधिकतर हिस्से क्या करना पड़ता था? देना पड़ता। कभी कभी 30%, कभी कभी 40%। मान लीजिए 100 किलो अनाज हुआ, पता चला 30 से 40% किसको पहुंचाना है? राजा के यहाँ 40% पहुंचा देना है। यानी 100 बोरी हुआ, 100 बोरी में 40 बोरी राजा के यहाँ, समझ लीजिए इतना ज्यादा टैक्स था। और इस समय तो नॉर्मली लग रहा है, खेतों पर नॉर्मली टैक्स लगता है। इस समय तो लोग खेतों वाला जो पैसा होता है वो देने के लिए 10 साल 20 साल हो जाता है, तब लोग जाते हैं देखते हैं कि अच्छा इतना हुआ, 1,000 हुआ, 2,000 हुआ, दे देते हैं। समझ लीजिए इतना कम इस समय टैक्स लग रहा है, उस समय बहुत ज्यादा लगता था। और समझिए किसी के यहाँ एक मतलब 100 किलो चावल हुआ और उसमें से 40 किलो पहुंचा देना है राजा के यहाँ, तो बताइए वो तो गरीब के गरीब रह जाएगा। और एक बात, उसको सिंचाई करने में मेहनत मजदूरी ये सब देना पड़ेगा, वो अलग से देना पड़ता था। समझ लीजिए ये 200 गांव में ये चल जाता था, इसका काम, ये विश्वविद्यालय का काम 200 गांव में चल जाता था। जब तक गुप्त वंश का शासन रहा, सभी शासकों ने इसका समर्थन किया बहुत अच्छा से, और ये बहुत अच्छा से विश्वविद्यालय चलता रहा। इत सिंह जो आया था, इत सिंह आया था, ये अभी आगे बताएंगे। ये भी चीनी यात्री ही था। इत सिंह आया था और एक ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग दिखाई दे रहा है? दिखाइए नहीं देता है, क्या करें हम, इधर लिख देते हैं। एक इत सिंह आया था, इत सिंह और एक ह्वेनसांग। देखिए इसके ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फरिहान। तो क्या फरिहान नालंदा विश्वविद्यालय में घूमा होगा कि नहीं घूमा होगा? ये पहले बताइए। नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि तो कुमार गुप्त के समय बना है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के समय बना है, तो ये फरिहान कैसे घूम लेगा? तो ये दोनों इसके बाद में आए, ये दोनों घूमे थे कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में घूमे थे। और एक ये था कि छात्र बना, यहाँ पर पढ़ा, और उसके बाद इतना तेज हो गया कि खुद ही यहाँ पर टीचर बन गया, पढ़ाने लगा। ह्वेनसांग था। इन तीनों की रचनाओं में बहुत अच्छा से जिक्र मिलता है किसका? नालंदा का। अब देखिए जैसे ही गुप्त वंश का शासन खत्म हुआ, वह जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने वर्धन वंश के जो शासक थे उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय का सपोर्ट किया। और 200 गांव जो दिए गए थे उनको वैसे ही रहने दिया कि 200 गांव ठीक है, कोई बात नहीं, अपना खर्चा चलाइए। देखिए कोई भी स्कूल को खराब यानी कि विद्यालय को खराब क्यों करना चाहेगा? क्योंकि वो हर तरह की वहां पर शिक्षाएं दी जाती है और वहां से अच्छे विद्वान निकलते थे। अब देखिए राजा को भी विद्वान की जरूरत पड़ती है ना, तो विद्वान कहाँ घर से निकल जाएंगे बिना पढ़े हुए? नहीं ना। कैसे पढ़ेंगे तभी तो निकलेंगे। तो बढ़िया स्कूल होना चाहिए, बढ़िया विश्वविद्यालय होना चाहिए, तभी तो विद्वान पढ़कर निकलेंगे। तो वहां से देखिए, तो वहां से भी बहुत अच्छे विद्वान निकलते थे। इसीलिए कोई भी राजा, अधिकतर जो राजा था वो विरोध नहीं करता था। विरोध नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते थे कि वहां से विद्वान निकल कर कहाँ आते थे? राजाओं के दरबार में आते थे, तो कोई राजा को दिक्कत नहीं होता था। अब देखिए एक आया, थोड़ा सा उसका दिमाग घुमा हुआ था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। देखा कि ये जो बौद्ध धर्म है इतना कैसे बढ़ रहा है। महायान था ना, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की बहुत अच्छी शिक्षा होती थी। और एक बात, जो आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छा जानकारी था, आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था इन लोगों के पास। तो ये बात बख्तियार खिलजी को पता चली। तो देखिए वो था कि ये कहीं से भी जो लुटेरा टाइप का होता है ना, लुटेरा कहीं से भी लूट उट कर भाग जाए, किसी को भी नष्ट कर दे, तो वो वैसा ही था। क्या किया
वो कुछ घुड़सवार और कुछ सैनिकों के बल पर घुस गया। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा। अब नालंदा विश्वविद्यालय में आप समझिए, वहां पर तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म वैसे ही अहिंसा के समर्थक होते हैं, वो हिंसा के समर्थक नहीं होते। अब समझिए, किसी स्कूल या कॉलेज में घुस जाना, तो वहां पर सभी टीचर और जो शिक्षक और छात्र रहेंगे, तो बताइए शिक्षक और छात्र क्या वो लड़ाई करना जानते हैं? नहीं, वो लड़ाई करना नहीं जानते थे। अब ऐसे भी वो तो बौद्ध धर्म वाले थे, वो भी लड़ाई करना नहीं जानते। तो ये पूरा घुस गया वहां पर और बहुत कुछ किया होगा। खुद ही यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि घुसा वहां पर, और घुसने के बाद वहां 10,000 छात्र, 2,000 के लगभग में टीचर थे। तो क्या हुआ होगा, कितना भगदड़ मचा होगा वहां पर। और समझिए, वहां का पुस्तकालय भी वहां पर था। क्या था? पुस्तकालय के पास जब पहुंचे ना बख्तियार खिलजी, तो ये कहा कि यही सबसे बड़ा जड़ है, यही सबसे बड़ा जड़ है इन लोगों का आगे बढ़ने का। सब लिखा हुआ इसी में बात है, पहले इसको जलवाओ। आग लगवा दिया पुस्तकालय में ही, समझ लीजिए कि उसको ये लगता था कि पुस्तकालय में सब बातें लिखी हुई है कि इसके ऐसे आयुर्वेद, इससे ऐसे इलाज होता है, इससे ऐसे इलाज। उसको ये नहीं पता था कि लिखा हुआ है वो सब इन लोगों को याद भी है। ऐसा बात थोड़े है, ये ऐसा थोड़े है कि उस लाइब्रेरी को जलवा देने पर सारा बातें वहां के जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, वो सब कुछ इनको याद भी था ना, सब कुछ याद था इनको। तो ऐसे ही अब पुस्तकालय के जलवाया, माना जाता है कि वो 3 महीनों तक जलता रहा, समझ लीजिए। उसने देखिए, बख्तियार खिलजी के दिमाग में यही था कि पुस्तकालय ही मेन जड़ है, अगर पुस्तकालय को जला देंगे सब इन लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उसको ये नहीं पता है कि कोई किसी का बुद्धि जो होता है, दिमाग, वो नहीं छीन सकता है। धन छीन लीजिए, घर छीन लीजिए, उससे किसी से भी धन छीन सकते हैं, घर छीन सकते हैं, कुछ भी चीज छीन सकते हैं दुनिया का, लेकिन उससे बुद्धि नहीं छीन सकते। इसको पता नहीं था ये बात। किसको? बख्तियार खिलजी को। आग लगवा दिया, 3 महीना तक जलता रहा। उसी समय सब नष्ट हो गया। उसके बाद कोई उसमें पढ़ने नहीं जाने लगा, कोई पढ़ने नहीं जाता था। अब न जाने के कारण क्या हुआ, उस पर अब सालों से अब क्या हुआ, धूल मिट्टी जमने लगा। और धूल मिट्टी इधर से उधर, कभी बहुत ज्यादा तूफान आया तो उधर से पत्ता उड़कर मिट्टी धूल ऐसे कर करके वो सब एक टीला के रूप में बन गया। अब समझिए, कोई नहीं रहेगा। आप ही के आसपास में देख लीजिए ना, अपने आसपास में कोई घर ऐसा हो जो कि जिसमें कोई नहीं रह रहा हो, खंडहर बन गया होगा। उस पर कितना धूल मिट्टी जम गया होता है। उस पर क्या होता है, जो भी धूल आता है, मिट्टी आता है, उसी पर जम जाता है। बरसात का पानी इधर उधर सब ढह हो जाता है। तो वैसे ही हुआ। तो इसने ये पूरा बहुत सालों के बाद, अब जाकर ना, बहुत सालों के बाद जब अंग्रेज ढूंढने लगे भारत का इतिहास, जब कनिंघम बने, ये बात करें 18वीं सदी में, 18वीं सदी और 19वीं सदी की बात करें हम, 19वीं सदी, 18वीं सदी और 19वीं सदी की बात करें, तो उसी समय भारत का जो इतिहास है 18वीं सदी, ये मतलब लगभग 20वीं सदी तक भारत का इतिहास ढूंढे जाने लगा। मतलब 18वीं और 19वीं सदी में एकदम पूरा जोर से हो गया था भारत का इतिहास ढूंढने का, अंग्रेज ढूंढने लगे थे। और इसमें कनिंघम, कौन थे? कनिंघम थे, ध्यान रखिएगा। और एक जॉन मार्शल थे। तो कनिंघम की नजर पड़ गई बड़े सा टीला पर, क्योंकि ये टीला बन चुका था। अब जो यूनिवर्सिटी था वो टीला बन चुका था। टीला क्यों बन चुका था? अब पहले से इतना ऊंचा घर है, उस पर धूल मिट्टी जम जाएगा, पूरा पेड़ उग गया था, पूरा पेड़ उग गया था, समझ लीजिए। ऐसा हाल हुआ था। किसी खंडहर वाला घर पर देखा ना, पेड़ उग गया, उस पर भी पूरा जंगल टाइप का पेड़ उग गया था। तो उनकी नजर पड़ी, उस पर नजर पड़ी, तो उसको उन्होंने देखा, कनिंघम ने देखा कि इस पर नजर पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि जरूर कोई पुरातात्विक चीज होगा। तो खुदाई होने लगा, तो बहुत दूर में बसा हुआ था, बहुत दूर में। अधिकतर उसके ऊपर तो गांव बस गए थे, समझिए। ये टीला है ना, ये टीला है, ये टीला तो बन ही जाएगा, क्योंकि घर बसेगा तो टीला बन जाएगा। अब इसके ऊपर धूल मिट्टी, और अधिकतर क्षेत्रों पर ऊपर गांव बस गए हैं। अब गांव को उजाड़िएगा नहीं ना, इसीलिए कुछ ही क्षेत्र की अभी तक उत्खनन हो पाया है। कुछ ही क्षेत्रों का, बाकी सब गांव है तो रहने दिया गया, छोड़ दो, कोनो दिक्कत नहीं है। अभी तक इसके एंट्री गेट नहीं पता चल पाया कि एंट्री कहां से था, इतना बड़ा था। आप खुद देखने जाइएगा ना, उसका दीवार इतना चौड़ा चौड़ा है, बहुत चौड़ा है उसका दीवार बहुत चौड़ा चौड़ा है। बैठने वाला स्थान बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, समझ लीजिए। तो यही था। तो ये कनिंघम के समय ये मिल गया, और अभी तक अभी जाइएगा तो खंडहर के रूप में, समझिए। इतना कभी 10,000 वहां पर छात्र पढ़ते थे। और देखिए, अलग अलग देशों के, कहाँ के, कोरिया, जापान, सब ध्यान रखिएगा। कहां पर लिखे, यहाँ पर लिखते हैं कोरिया। अब ये मत पूछिएगा उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया, वो सब कोरिया उस समय के में था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत,
इंडोनेशिया, ये अलग अलग जगह के छात्र पढ़ने के लिए भारत में आते थे। आज भारत का हाल ये है कि यहाँ से छात्र पढ़ने के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, अमेरिका, तो कोई कनाडा, तो कोई यहाँ वहाँ, इंग्लैंड वहाँ, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। और उस समय ऐसा था कि विश्व के देश का अधिकतर देश के जो छात्र थे वो भारत में आते थे। और यही देश के छात्र क्यों भारत में आए? क्योंकि ये भारत से नजदीकी था। अगर उस समय भी हवाई जहाज होता ना तो ये इंग्लैंड और अमेरिका के बच्चे भी पढ़ने आते यहाँ पर, लेकिन पढ़ने क्यों नहीं आए? क्योंकि इतना विस्तार नहीं था। और उस समय उस विद्यालय का इतना विख्यात था, बहुत बड़ा नाम था नालंदा विश्वविद्यालय को, लेकिन एक आया उल्टा दिमाग, घुमा हुआ दिमाग था उसका, बख्तियार खिलजी, उसको क्या कर दिया? जलवा दिया। हमें समझे में नहीं आता इन लोगों को क्या ऐसा लगा रहता है। उसको लगा ना कि इसको जलवा देंगे ना तो बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ? देखिए तो कहाँ खत्म हुआ। आज इतिहास में हम नाम उनका उस बख्तियार खिलजी का उस समय तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा उसको जलवाने में, जब जलवा रहा होगा पुस्तकालय उस समय बहुत बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन इतिहास में उसका नाम कितना खराब के साथ अब लिया जाता है कि हमारे एक धरोहर को जला दिया उसने। समझिए, एक शिक्षा के केंद्र को जलाइए, सबसे बड़ा गलती वाला काम, एक शिक्षा के केंद्र को जलाया उसने। समझिए, इतिहास में अब देखिए तो कैसा नाम हो रहा है। देखिए इतिहास में कुछ भी करेंगे नाम होगा, गलती करे सही करे। अब गलती करेंगे तो देखिए कैसे उसका नाम लिया जा रहा है बख्तियार खिलजी का। और कुछ अच्छा करे, देखिए इन्होंने कुमार गुप्त ने बहुत अच्छा किया था, विश्वविद्यालय बनाए थे, इनका कितना इज्जत से नाम लिया जा रहा है। और उस बख्तियार खिलजी का तो पता ही है कैसे नाम लिया जा रहा है। तो समझिए, इसीलिए कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमको कैसे याद रखेगी, हमको अच्छा इज्जत के साथ याद रखेगी, कैसे याद रखेगी। उस समय जो काम करेंगे वो तो आपको खुशी मिलेगा, आपको उस समय ताकत रहेगा। बख्तियार खिलजी के पास उस समय ताकत था और उसको खुशी भी मिल रहा था, लेकिन क्या ये लंबे समय के लिए उसका सही था? नहीं था। और क्या उसने सोचा कि पुस्तकालय जलवा देंगे सारा ज्ञान नष्ट हो गया? कुछ नहीं नष्ट हुआ। हाँ, कुछ हानियां हुआ, कुछ हानि हुआ, लेकिन क्या सब ज्ञान नष्ट हो गया? आयुर्वेद का ज्ञान नष्ट हो गया? नहीं, उसीलिए तो जलवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, ये अब कुमार गुप्त के बाद एक और राजा है स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, ये कुमार गुप्त का जब शासनकाल था ना, तो कुमार गुप्त के शासनकाल में ही ये क्या हुआ कि ये पुष्य मित्र नाम के एक जनजाति रहते थे। पुष्य मित्र सुंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो अलग था। पुष्य मित्र नाम के एक जनजाति रहते थे और हूण 2 गो आक्रमण कर दिए इनके साम्राज्य पर। तो इसका बेटा था, कुमार गुप्त का बेटा था स्कंद गुप्त। कौन था? स्कंद गुप्त। इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए होंगे। इसका बेटा कौन था? स्कंद गुप्त। तो स्कंद गुप्त ही सेनापति था। कौन था? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त सेनापति था और इसने हूणों को और पुष्य मित्र जो जनजाति के लोग थे दौड़ा दौड़ा कर पीटा, समझ लीजिए उन लोगों को, इतना ताकतवर था। और उसके बाद कुमार गुप्त के बाद राजा कौन बन गया? स्कंद गुप्त। माना जाता है कि ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसके बाद शासक हुए, प्रतापी ना हुए। अंतिम प्रतापी शासक स्कंद गुप्त था। और इसने भी एक अच्छा काम किया। इसने गिरनार अभिलेख, जो कि जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, उस पर इसका भी नाम मिलता है। इसने भी पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ का अभिलेख पर किसका किसका नाम मिलता है? एक मिलता है मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, उन्होंने निर्माण करवाया था उसका। उसके बाद नाम मिलता है किसका? रुद्रदामन का, जिसने पुनर्निर्माण करवाया था, उसने वो शक वंश का राजा था। उसके बाद स्कंद गुप्त का नाम मिलता है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। इसने भी पुनर्निर्माण करवाया, वहां पर एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। 2 काम किया था, विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवाया था और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। और शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा वो अभिलेख। तो चलिए, और इसके बाद अब ताकतवर नहीं राजा हुए, बहुत ही कमजोर राजा हुए। और ये आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आज ये चैप्टर खत्म कर देना। इसके बाद अब कमजोर राजा हुए, इनका अब नष्ट होना अब तय है, ये अब नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा दर्शन देख लीजिए, गुप्तकालीन दर्शन। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल। योग दर्शन की रचना पतंजलि। न्याय दर्शन की रचना गौतम। ये ध्यान रखिएगा इसको। और एक बात, गुप्तकालीन रचनाएं। अब गुप्तकालीन रचना कौन कौन हुआ? कालिदास की रचनाएं बात कर, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। एगो पिछला वाला, इससे पिछला वाला नहीं, उससे पिछला वाला क्लास में शायद हम बोले थे देवी चंद्रगुप्तम कोई और लेखक के नाम बोल दिए थे। विशाखा दत्त न बोलकर कोई और लेखक के नाम बोल दिए थे, तो वो नहीं होगा। ये विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त ही, ध्यान रखिएगा। देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता विशाखा। थोड़ा गलती हो ही जाता है, अब इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो गलती होगा ही। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब
आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, इन्होंने क्या किया था, इसकी रचना की थी। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।